Hello everyone. So today we are back with some more important MCQs for EMCRE. So the question number 1 is, if the patient present with dull aching pain, the probable structure involved is. According to type of pain, आपको डिसाइड करना होता है कि ये जो पेन है कौन सा स्ट्रक्चर से अराइज हो रहा है. ठीक है, जैसे शार्प शूटिंग पेन होगा तो हो सकता है नर्व का हो. ठीक है, उसी तरीके से डल एकिंग पेन जो होता है वो डिनोट करता है लिगामेंट को. ठीक है, तो डल एकिंग पेन आपको कौन सा स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा? लिगामेंट्स में. नेक्स्ट होता है स्पेशल टेस्ट टू कंफर्म दी ओए ऑफ हिप. कौन सा टेस्ट है जिसमें हम ओए ऑफ हिप को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो आपका होगा सॉकर टेस्ट. Next condition is orthostatic hypotension can be prevented by. First of all, orthostatic hypotension क्या होता है? पोजीशन चेंज करने पे ब्लड प्रेशर लो होता है. ठीक है, तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पेशेंट को धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में लाकर टिल टेबल को यूज़ करके और एब्डोमिनल बाइंडर को पहना के. तीनों ही रीजंस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन से हमको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो the correct answer is all of the above. Next, autonomic dysreflexia is commonly associated with. Autonomic dysreflexia यूजुअली SCI के पेशेंट में आपको देखने को मिलता है. ठीक है, वो भी क्रोनिक इंजरी में, और कंप्लीट SCI में देखने को मिलता है. यूजुअली इनकम्प्लीट में भी मिल सकता है, लेकिन यूजुअली कंप्लीट SCI में देखने को मिलता है. ये क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर सम टाइम ऑफ इंजरी कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस अगर आपने दिया पेशेंट को बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, या ब्लैडर इरिटेशन हुआ है, उसका कैथेटर कंप्रेस हो गया, ठीक है, इस वजह से उसको सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं. ये बिल्कुल ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के अपोजिट होता है. उसमें बीपी लो होता है और ऑटोनोमिक डिस्प्लेक्सिया में बीपी हाई हो जाता है. बीपी हाई होता है, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया भी होता है. तो सारे फीचर रिलेटेड हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया से. सो द हियर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया प्रेजेंट इन SCI. ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया SCI की कौन से स्टेज में होता है और कौन से लेवल पे होता है? यूजुअली ये T6 के अबो अगर किसी को इंजरी हुई है, लाइक C5, C6, T1 पे इंजरी हुई है किसी को, वहाँ पर देखने को मिलेगा. और ये कभी भी एक्यूट स्टेज में देखने को नहीं मिलता है. लाइक किसी को SCI हुआ है उसके 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा. एटलीस्ट 3 मंथ्स 2 मंथ्स बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा. तो अबो T6 एट क्रोनिक स्टेज. नेक्स्ट, इन फ्लैसिड ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इज. जब भी हम ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड हमारी रहती है इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ ब्लैडर विल अराइज फ्रॉम. ब्लैडर को 3 सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं हमारे: सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम. ठीक है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो किसी नर्व के थ्रू ही ब्लैडर को कंट्रोल करेगा. तो वो नर्व होती है आपकी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व. उसी तरीके से जो पैरासिम्पैथेटिक होता है आपका, वो भी किसी नर्व के थ्रू कंट्रोल करेगा ब्लैडर को. तो वो नर्व हो गया आपकी पेल्विक नर्व. और जो सोमैटिक नर्व सिस्टम होता है वो ब्लैडर को कंट्रोल करता है थ्रू प्यूडेंटल नर्व. तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें से, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक. But here the correct answer is hypogastric nerve for somatic control of bladder. Next question, first sign that indicate patient recovering from spinal shock in SCI. Spinal shock just after SCI होता है आपको, जिसमें ए रिफ्लेक्सिया होता है. टोटल पेशेंट कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. दूसरी चीज़, उसमें फ्लैसिड पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ इंजरी. थर्ड, आपको ये 24 आवर्स टू 4 वीक्स तक देखने को मिल सकता है स्पाइनल शॉक. और ऑटोनोमिक डिसफंक्शन भी इसमें प्रेजेंट होता है.
बट हमको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट SCI से ओवरकम कर रहा है, मतलब स्पाइनल शॉक से ओवरकम कर रहा है? तो फर्स्ट रिफ्लेक्स जो पेशेंट की बॉडी में आपको देखने को मिलेगा वो होगा बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स। अगर ये पेशेंट की बॉडी में आ गया है आफ्टर 24 आवर्स और आफ्टर 2 डेज़, तो आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट स्पाइनल शॉक से बाहर आ गया है। नेक्स्ट इज एशिया इम्पेयरमेंट स्केल एंड एशवर्थ स्केल इज़ यूज्ड इन। एशिया और एशवर्थ स्केल कौन सी डिसीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं? तो एशिया कॉमनली यूज़ की जाती है SCI के डायग्नोसिस में, SCI के असेसमेंट में, और एशवर्थ स्केल से हम स्पास्टिसिटी ग्रेडिंग करते हैं। Here the next question is, central cord syndrome frequently occur in old age due to hyperextension injury of cervical spine results in। SCI में बहुत सारे सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। तो जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम होता है ये यूजुअली आपको सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिलेगा और ओल्ड एज में देखने को मिलता है, और इसका मेन कॉज होता है कि नेक का हाइपर एक्सटेंशन हुआ है एट द टाइम ऑफ इंजरी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि किस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा अपर लिम्ब का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा परसेंटेज में एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब।